गया है। सहारनपुर एसएसपी सुभाष चंद्रा को सुभाष चंद्र दुबे को हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदीप विश्वकर्मा हमारे पॉलिटिकल एडिटर इसी खबर में हमसे जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, कानून व्यवस्था के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर है क्योंकि कई दिन से सहारनपुर में बवाल मचा हुआ था और एसएसपी सुभाष चंद्र बोस उसको संभाल पाने में नाकामयाब साबित हुए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस समस्या को सॉल्व करने की जगह इसको और बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने जो आर्मी है, जो दलित आर्मी है, उसको नक्सलवाद से जोड़ने की कोशिश की। ये लोग नक्सली हैं, जिसको लेकर के भी काफी हंगामा हुआ। तो इस तरह के जो बयानात उन्होंने दिए और उससे काफी सरकार खफा नजर आ रही थी। और साथ ही साथ जिस तरह से बवाल लगातार चल रहा है और उसको रोक पाने में कामयाब साबित हुए हैं, तो उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। उन्हें तुरंत सहारनपुर से शिफ्ट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। हम बताते चले अपने दर्शकों की 4 बड़े स्तर के लोगों की टीम वहां पर गई हुई है, जो मौका मुआयना कर रही है कि आखिर क्या कारण है कि जो हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मायावती भी, बसपा से मायावती भी वहां पर गई थी और उनके जानने के ठीक बाद से एक बार का पूछना था। तो कई दिन से लगातार सहारनपुर झुलस रहा है, चल रहा है और स्थिति हाथ से बेहास होने जा रही थी, बेकाबू हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से वहां ध्वस्त हो गया था, जिसका खामियाजा आज सुभाष चंद्र दुबे को भुगतना पड़ा और उन्हें वहां कुछ घंटों पहले की बात की जाए तो डीजीपी सुलखान सिंह से सीएम योगी की मुलाकात भी हुई थी। लग रहा था यही फैसला लिया जाना था। बिल्कुल, देखिए ना, सिर्फ सहारनपुर को लेकर के गंभीर चर्चा हुई कि आखिर क्या कारण है कि वहां पर हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। और उससे फिर ये तय किया गया कि शायद वो सक्षम साबित नहीं हो पा रहे हैं एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे, और इसलिए उनको वहां से शिफ्ट करना चाहिए। और उसके बाद ये फैसला आ गया है। इसके अलावा भी कई चीजें वहां पर डिस्कस की गई कि कैसे कानून व्यवस्था, इसके अलावा भी कई चीजें वहां पे डिस्कस की गई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं, सहारनपुर के एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे हटाए गए हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध ग्लास पान मसाला। कब्ज, एसिडिटी, गैस, इन सभी समस्याओं का समाधान है आयुर्वेदिक कायम चूर्ण। रात में 1 चम्मच, दिन भर नो मच। ये भूमि है। रोल साउंड, कैमरा, एक्शन। एक लड़का जिसने प्यार करना सिखाया, एक लड़की जिस पर सब मरते हैं। कुछ दोस्त हैं यहाँ अतरंगी यारी वाले, कुछ आंसू मगर खुशी वाले। यहाँ जिंदगी है और उसकी कई कहानियां, एक्शन, इमोशन, ड्रामा, हंसी और नादानियां। कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ तीखे और कुछ चटपटे पल जब मिलते हैं तब बनता है फिल्मी मसाला। फिल्मी दुनिया की हर खबर देखिए फिल्मी मसाला में तड़का लगा के। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडिया का फेवरेट राजश्री पान मसाला कायम चूर्ण। रात में 1 चम्मच, दिन भर नो मच। देवभूमि के कण कण की, सभ्य जनतंत्र के हर शहर की, वादी और पर्वतों के गांव से, पहाड़ों की राजनीति की हर धूप छांव से,
रूबरू कराएंगे आपको, हर खबर दिखाएंगे आपको। खबर उत्तराखंड में सिर्फ के न्यूज पर। सिर्फ 30 मिनट में 10 या 20 नहीं, 100 खबर रफ्तार से आप तक। देखिए समाचार शतक सिर्फ के न्यूज पर। राजनीति के गढ़ से, नवाबों के नगर से, गांव, खेत, खलिहानों की डगर से, हर मुद्दा, हर मसला और हर खबर आप तक। देखिए महा यूपी में रोजाना रात 10 बजे सिर्फ के न्यूज पर। आज का मुद्दा के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले, जो खाएगा वाह वाह करेगा। इंडिया का फेवरेट राजश्री पान मसाला। सर वो कौन रखे सब कंट्रोल में। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपसे मुखातिब हूं मैं असितनाथ। अक्सर आप सुनते हैं छापा पड़ गया, कहीं सीबीआई का छापा पड़ गया, कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ गया। हम भी आपको खबरों में ये दिखाते हैं कि आज फला के यहाँ छापा पड़ गया, किसी कारोबारी के यहाँ पड़ गया, किसी सर्राफ के यहाँ, किसी अधिकारी के यहाँ छापा पड़ गया। छापेमारी तक तो बात समझ में आती है, छापे के बाद क्या होता है। अभी हाल ही में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल पंप पर छापे मारे गए, घटतौली पकड़ी गई, नोजल सील किया गया। उसके बाद क्या हुआ? क्या किसी पेट्रोल पंप मालिक पर कोई कार्रवाई की खबर आपने सुनी? क्या घटतौली के किसी आरोपी की गिरफ्तारी की खबर आपने सुनी? क्या किसी पेट्रोल पंप मालिक पर एफआईआर की खबर आपने सुनी? क्या किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की बिक्री रोकी गई? ऐसी कोई खबर हमने नहीं सुनी। तो छापा मारा गया, एक बार फिर छापा मारा गया है। उत्तर प्रदेश के कई बड़े अधिकारियों के ठिकानों पर छापा मारा गया है। गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में एक साथ छापा मारा गया। मेरठ भी शामिल है। कई बड़े आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस ऑफिसर्स हैं, क्लर्क हैं, जिनके यहां एक साथ छापा पड़ा है। सवाल यही है कि इन छापों के बाद होगा क्या? कुछ खाते सील कर दिए जाएंगे, कुछ घर सील कर दिए जाएंगे, कुछ लॉकर सील कर दिए जाएंगे, या आगे भी कोई कार्रवाई होगी? अकूत संपत्ति का कुछ खुलासा भी होगा, कोई एफआईआर भी दर्ज होगी, करप्शन का कोई खेल भी सामने आएगा, या फिर पेट्रोल पंप की नोजल की तरह सिर्फ नोजल सील होकर रह जाएगा? बड़ी कार्रवाई हुई है बताया जा रहा है। 50 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापा पड़ा है, यह भी बताया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे पेट्रोल पंप पर छापे पड़ रहे थे और बताया जा रहा था नोजल सील कर दिया। उसके बाद उन्हीं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भी आप ले रहे हैं। उसके बाद उन्हीं पेट्रोल पंप पर मालिक मैनेजर आराम से बैठ के अपना धंधा भी कर रहे हैं। सालों से आप घटतौली का शिकार होते रहे। रोजाना 2 लीटर पेट्रोल का भी आपका खर्च होगा तो 2-3 साल का जोड़ लीजिए कितनी घटतौली आपसे की गई। सिर्फ आपसे नहीं, आप जैसे सैकड़ों लोगों से रोजाना घटतौली करने वाले पेट्रोल पंप के मालिक बड़े ही ठाठ से आज भी वही बिजनेस कर रहे हैं जो कल कर रहे थे। तो छापा पड़ा है, खबर बड़ी है, बड़ा छापा पड़ा है, खबर बड़ी है, बड़ी टीम छापेमारी में लगी है, खबर बड़ी है, कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है, खबर बड़ी है। इसके बाद कोई खबर मिले तो बताइएगा। एक्शन में आयकर विभाग, कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी, नौकरशाहों में हड़कंप। बड़ा सवाल,
क्या इससे रुकेगा भ्रष्टाचार? दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक आयकर विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कई आईएएस, पीसीएस अधिकारियों पर आयकर विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा है। पहली बार नहीं है जब अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या छापेमारी के बाद सख्त कार्रवाई भी होगी? आइए सबसे पहले आपको कुछ नामों के बारे में बता दें जिनके ऊपर आयकर विभाग की टेढ़ी नजर है। गाजियाबाद के डीएम रहे विमल शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी। मौजूदा वक्त में विमल शर्मा नोएडा अथॉरिटी में एडिशनल सीईओ हैं। मेरठ की आरटीओ ममता शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी। आईएएस विमल शर्मा की पत्नी है ममता शर्मा। बागपत के डीएम रहे हृदय शंकर तिवारी के घर पर छापेमारी। हृदय शंकर तिवारी फिलहाल यूपी के स्वास्थ्य विभाग में निदेशक के पद पर हैं। सत्येंद्र कुमार सिंह यूपी विशेष सचिव पद पर हैं। आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी सराहनीय पहल है, लेकिन जिस तरह से इस छापेमारी से पहले यूपी में पेट्रोल पंपों पर घटतौली के मामले में छापेमारी एसआईटी की ओर से हुई थी। कई पेट्रोल पंप सीज किए गए थे, लेकिन इसके बाद कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हुआ ये सबके सामने है। यही वजह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में यूपी सरकार को पूरी तरह विफल करार दिया है। मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार का रवैया इस बेहद गंभीर मामले में हल्का रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे को निराशाजनक और चिंताजनक बताया है। कुल मिलाकर आयकर विभाग की इस बड़ी कार्रवाई का नतीजा क्या निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा छापा पड़ा है। तस्वीरें देखिए जरा, 4 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। बड़ी कार्रवाई की बड़ी तस्वीर है। पेट्रोल पंप याद है ना, तो ये मैनपुरी में छापा पड़ा है। देखिए, एक अधिकारी के घर छापा पड़ा मैनपुरी में। बागपत में छापेमारी हुई आईएएस अधिकारी के घर। नोएडा में छापेमारी हुई, मेरठ में छापेमारी हुई, गाजियाबाद में छापेमारी हुई। कई जगह एक साथ छापे मारे गए हैं। मेरठ, बागपत, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में छापे मारे गए हैं। विमल कुमार शर्मा है, इनके भोगांव के छोटा बाजार स्थित घर पर छापेमारी हुई। इनकम टैक्स ने छापा मारा है। फिरोजाबाद और गाजियाबाद जिलों में ये डीएम रह चुके हैं। उनकी पत्नी मेरठ में एआरटीओ के पद पर तैनात है। इनके भोगांव के छोटा बाजार स्थित आवास पर छापा मारा गया। एक और आईएएस अधिकारी हैं, खबर आ रही है भाई सत्येंद्र सिंह, लखनऊ स्थित घर पर इनके छापा मारा गया है। मेरठ में आईएएस विमल शर्मा की पत्नी ममता शर्मा के घर पर भी छापेमारी की गई है। विमल कुमार शर्मा की पत्नी ममता शर्मा ये भी अधिकारी हैं, एआरटीओ हैं ये, इनके यहां भी छापा पड़ा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पूर्व अधिकारी हैं, उनके यहां भी छापा पड़ा है। हृदय शंकर तिवारी, इनके यहां भी छापेमारी हुई है। इनके कुछ करीबियों के यहां भी छापेमारी हुई है। बागपत के पूर्व डीएम और लखनऊ में अभी प्रशासन निदेशक हैं प्रशासन स्वास्थ्य विभाग हृदय शंकर तिवारी, इनके कुछ करीबियों के यहां भी छापेमारी हुई है। इनमें इनका स्टेनो है राजेश शर्मा, कलेक्ट्रेट के पूर्व नाजिर हैं, बागपत के प्रशासनिक अधिकारी माशा अल्लाह, इनके यहां छापेमारी हुई है। तो कई जगहों पर एक साथ छापेमारी चल रही है और पूछताछ भी चल रही है। चलिए, अच्छा है, अधिकारियों के यहाँ बड़े पैमाने पर छापेमारी की खबर बड़ी है। इतने बड़े पैमाने पर अधिकारियों के यहाँ छापेमारी शायद पहले कभी नहीं हुई है। कई जगहों पर छापेमारी चल रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है।
तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मैनपुरी, बागपत, मेरठ और नोएडा। लेकिन इन छापों के बाद क्या होगा, ये सवाल महत्वपूर्ण है। अच्छा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा, इन छापों के बाद पेट्रोल पंप पर भी तो छापा मारा, आपने चिप पकड़ा, घटतौली पकड़ी, उसके बाद एक कोई नोजल सील हो गया, 2 नोजल सील हो गए, बाकी उनका धंधा तो चल रहा है। कार्रवाई क्या हुई? सालों साल जिन लोगों ने घटतौली की, सालों साल जिन लोगों ने पब्लिक के पैसे चुराए, लूटे, उनके साथ क्या हुआ? वो फिर वही काम कर रहे हैं, आराम से बिजनेस कर रहे हैं। तो इस छापेमारी का, इस सीलिंग का फायदा क्या आम आदमी को, देश को क्या मिला इससे? ये सवाल महत्वपूर्ण है। तो आईएएस अधिकारी या बाकी तमाम अधिकारियों के यहां जो छापेमारी हुई, ये खबर है, लेकिन इस छापेमारी के बाद की खबर कब आएगी? क्या होगा इस छापेमारी से? इस छापेमारी के पीछे मकसद क्या है, एजेंडा क्या है? कुछ हिडन तो नहीं है, ये जानना जरूरी हो गया है, क्योंकि छापेमारी कर वाहवाही लूटने के बाद किसी को पता चलता नहीं कि हुआ क्या उस छापे के बाद। इसलिए छापा और छापेमारी के बाद की कार्रवाइयों को समझना होगा। क्या छापा इसलिए मारा जाता है, क्या छापेमारी इसलिए होती है कि करप्शन को रोका जाए, क्या छापेमारी इसलिए की जाती है कि किसी भ्रष्टाचार का खुलासा हो, या इस छापेमारी के पीछे मकसद कुछ और होता है? पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी रायबरेली से जुड़े हुए हैं, मैनपुरी से, माफ कीजिएगा, मैनपुरी से पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र, मैनपुरी में कितनी देर छापेमारी चली और इस छापेमारी में क्या क्या हासिल हुआ? मैनपुरी में मैनपुरी जिले में एक तहसील है भोगांव। भोगांव में एक आईएएस अधिकारी विमल कुमार जी रहते हैं, जो इस समय शायद गाजियाबाद में किसी सीओ पद पर तैनात है। वो फिरोजाबाद, गाजियाबाद, कई जिलों में जिला अधिकारी भी रह चुके हैं। इस समय आरटीओ मेरठ में तैनात हैं। उनके घर पर आज सुबह आयकर ने छापा मारा, चारों तरफ से घेर लिया, परंतु बाहर के किसी व्यक्ति को आयकर के जो अधिकारी है वो जाने रहे और पूरी तरीके से घर उन्होंने घेर रखा है और उसमें पूरी तरीके से छापेमारी का कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी भी छापेमारी चल ही रही है? अभी भी छापेमारी वहाँ चल रही है। आयकर के बड़े बड़े अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। तो अभी भी छापेमारी चल रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। भोगांव में उनके घर पर अभी कौन कौन है? जो शर्मा जी के घर में जहाँ छापेमारी हुई है, उनके परिवार के लोग भोगांव में रहते हैं या कहीं और रहते हैं? विमल शर्मा लोग वहाँ पर मौजूद हैं, परंतु आयकर के अधिकारियों ने पूरी तरीके से घेर रखा है और अंदर क्या चल रहा है वो अभी किसी को नहीं पता है। परंतु अधिकारी सुबह से वहीं अंदर डटे हुए हैं और बाहर काफी पब्लिक इकट्ठी है, परंतु वो किसी को आने जाने नहीं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुष्पेंद्र। तालिब एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तालिब जी, स्वागत है आपका, बोलिए। सर, यही कहेंगे कि ये आज के नेताओं में बात की तमीज नहीं है। कुर्सी मिल जाए तो सिद्धांत कोई चीज नहीं, ये सब जो है दिखावा है। 2019 की तैयारी है, क्योंकि अगर जो छापेमारी हुई, कितना पैसा हुआ, कितना जो है कि माल मिला, सब मीडिया के सामने दिखाना चाहिए। और कौन से धारा में उनको कौन सी सजा लगाई गई, कौन सी सजा लगाई गई, वो भी मीडिया में आना चाहिए। वो दोषी हैं तो दोषी का चेहरा सामने आना चाहिए कि इन्होंने ये काम किया, इस जुर्म में इनको ये सजा दी जा रही है, तब और लोग देख के डरेंगे। ये होता नहीं है, खाली बस दिखावा है, फोकसबाजी है सब, फोकसबाजी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तालिब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हरीश चंद्रा जी जुड़े हुए हैं, आज पैनल में हैं। आप एक्स आईएएस ऑफिसर हैं, स्वागत है आपका हरीश जी। ताहिरा हसन जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी स्वागत है ताहिरा जी। हरीश चंद्रा जी से ही शुरू करते हैं। हरीश चंद्रा जी, हम बार बार छापेमारी की खबर देखते हैं, दर्शकों को दिखाते हैं कि भाई आज इस सर्राफ के यहाँ छापा पड़ गया, कल उस बिजनेसमैन के यहाँ छापा पड़ गया, किसी अधिकारी के यहाँ छापा पड़ गया, वगैरह वगैरह। सीबीआई का छापा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापेमारियों की खबर बस उतनी ही भर होती है कि छापा पड़ गया। उसके बाद आपने अभी देखा होगा, सूबे भर में अलग अलग जिलों में पेट्रोल पंप पर छापेमारी अभियान चलाया गया, घटतौली पकड़ी गई, चिप पकड़ा गया, नोजल सील कर दिया गया। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? सालों साल से
अपने ग्राहकों को लाखों लाख का चूना लगाने वाले ये लोग न जेल गए, न इन पर कोई बड़ी कार्रवाई हुई। पेट्रोल पंप वैसे ही चल रहे हैं, वो मालिक वैसे ही आराम से आके अपने पेट्रोल पंप पर बैठ रहे हैं। तो इस तरह की छापेमारियों के पीछे कोई हिडन एजेंडा होता है क्या, हम ये समझना चाह रहे हैं हरीश चंद्रा जी। देखिए, हिडन एजेंडा के बारे में तो मैं नहीं बता सकता जी, लेकिन छापामारी की जो बात है जी, देखिए चारों तरफ अब तो भ्रष्टाचार सुरसा की तरह से मुंह बाय चारों तरफ खड़ा है। तो कहीं न कहीं किसी तरीके से किसी तरफ से शुरुआत की जानी चाहिए। और मेरा तो मानना है कि इस तरह के, जैसे आपने कहा आईएएस अफसर किसी का जिक्र कर रहे थे, जब हम लोग, मैं यही कह सकता हूँ कि जब मैं आईएएस में आया जी, तो वो गिनना मुश्किल होता था कि कौन भ्रष्ट अधिकारी है, ये तलाशना बहुत। आज जब मैं समझता हूँ कि 35-40 वर्ष हुए, तो अब ये देखना होता है कि कौन कौन ईमानदार अफसर बचे हुए हैं। तो सारी स्थितियां जो है ना, वो शीर्षासन कर रही है, पूरा व्यवस्था उल्टा पुल्टा हो रही है। और पूरे देश में लूट खसोट की संस्कृति, तो चाहे किसी विभाग का ले लीजिए, नेता से लेकर के अफसर तक, लेकर कर्मचारी तक, ये सारे के सारे अधिकांश इसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन प्रश्न ये होता है कि ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री कौन सी है, इसका तलाशना कि ये भ्रष्टाचार का स्रोत क्या है। मेरी समझ में जो आता है कि भ्रष्टाचार का स्रोत जो देश को प्रशासन देते हैं, राजनीति है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, वो मैं समझता हूँ कि इसके भ्रष्टाचार का स्रोत है। इन्हीं के संरक्षण में भ्रष्टाचार पलता है, पोसता है और चारों तरफ व्याप्त हो गया। अगर सरकार ने ठान ले कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो मैं कोई वजह नहीं समझता कि भ्रष्टाचार नहीं खत्म किया जा सकता। जब ये देखिए, जब नेता हैं, मंत्री हैं, पैसा बनाते हैं, तो ब्यूरोक्रेट जो है, नौकरशाह, जब उनके साथ काम करता है, जब वो दूसरे के लिए पैसा बना सकता है, तो वो सोचता है कि हम भी बना लें। तो ये तो रोकना चाहिए ना। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिन अधिकारियों को उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने महाभ्रष्ट घोषित किया था, उन अधिकारियों को सरकार जब चीफ सेक्रेटरी बनाएगी, डीजीपी बनाएगी, इस तरह के मलाईदार पदों पर रखेगी, तो क्या होगा? वो तो कहते हैं ना कि चमड़े का जूता और कुत्ता रखवाला। अरे जब इस तरह के जो प्रूवन भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, उनको जब इस तरह के महत्वपूर्ण पदे, तो भ्रष्टाचार के तो स्रोत ही आप हैं। ठीक, तायरा जी आपके पास आ रहे हैं। तायरा जी देखिए, हम जरा इसको समझना चाह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप पर छापेमारी की खबर हम खूब देख रहे थे, खूब दिखा रहे थे, खूब घटतौली पकड़ी गई, ज्यादातर पेट्रोल पंप पर चिप पकड़े गए, उनसे घटतौली की जा रही थी, कई सालों से की जा रही थी। हर ग्राहक को लाखों का चूना लगा दिया गया, करोड़ों रुपए पेट्रोल पंप मालिकों ने बना लिए। आपने नोजल सील कर दिया, एक नोजल सील किया, बाकी पर उनका कारोबार चलता रहा। 2 दिन तक वो मालिक पेट्रोल पंप पर नहीं आए। अड़ोस पड़ोस के लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, हो सकता है ऐसा सोच के नहीं आए होंगे। तीसरे दिन से आराम से पेट्रोल पंप मालिक आप अपने पेट्रोल पंप पर बैठ रहे हैं, अपना बिजनेस फिर वैसे ही कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा है। इन छापेमारियों से होता क्या है? इन छापेमारियों के पीछे कोई हिडन एजेंडा होता है या वाकई करप्शन के खिलाफ ये छापेमारियां होती है? एक दर्शक जुड़ गए हैं, पीएस राठौर मुरादाबाद से, पहले बात कर लेते हैं। पीएस राठौर जी, स्वागत है आपका, बोलिए सर। राठौर जी आप सुन रहे हैं? चलिए, ताहिरा हसन जी आप ही के पास आ रहे हैं। तो इन छापेमारियों के पीछे क्या मकसद, क्या होता होगा, फायदा क्या है इस छापेमारियों से? जी असित जी, देखिए जी असित जी, हिडन एजेंडा तो कोई नहीं है इनका। आई डोंट थिंक सो कि कोई हिडन एजेंडा है। बिल्कुल साफ एजेंडा है कि इस समय लोगों का मूलभूत बातों से, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनसे दिमाग हटाया जाए। और ये जितनी जो भी पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में आती है दूसरे को हटा के, तो वो बताती है कि भाई जो पार्टी इससे पहले थी वो बड़ी भ्रष्ट सरकार थी, आपका खून चूस लिया, अब हम आके सब सही कर देंगे। जो हमारे प्रेजेंट सीएम है, उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्टाचारी है और जो भी
इस तरह से गुंडागर्दी लोग हैं, वो इसको प्रदेश छोड़ के चले जाएं। आपको याद होगा ये भी उन्होंने एक नारा दिया था। लेकिन क्या हुआ आप देखिए, जैसे आपने पेट्रोल पंप्स का कहा, उसके बाद वो उसी तरह से काम कर रहे हैं। उनके मालिकों के पीछे क्या सजा फिक्स की गई उसका किसी को नहीं पता। वैसे खुलेआम वो अपना धन उगाही फिर कर रहे हैं। और ऑफिसर्स की बात मैं कहूंगी, नेता तो 5 साल में बदल जाता है, लेकिन ये ऑफिसर्स बदले नहीं जा सकते। ये ऑफिसर जो पहली सरकार में मलाई खा रहे थे, नाम नहीं लेना, लेकिन 2 नाम बार बार टीवी दिखा रहा है, ममता शुक्ला और विमल शुक्ला को। ये पिछली सरकार में भी बड़े सत्ता के साथ गलबैया कर रहे थे और इस सरकार में भी है। अब ममता शुक्ला के साथ उन 2 बाबुओं के नाम भी आ रहे हैं, पूरा नेक्सस होता है। ताहिरा जी, एक दर्शक है, जरा पहले ये जो है सत्ताधारी पार्टियां, नेता, इन सब का नेक्सस है। ठीक। दर्शक है पीएस राठौर जी हैं, आप मुरादाबाद से हैं। पीएस राठौर जी, स्वागत है आपका, बोलिए सर। जी, हम ये कहना चाह रहे हैं, ये छापेमारी सिर्फ दिखावे की होती है और जो है नेतागढ़ जो है भ्रष्टाचार की जड़ है और इनके दबाव में जो है अधिकारीगण छापेमारी में जो है पैसा कमाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राठौर जी, इसीलिए हमने आज ये सवाल उठाया। अभी मैं भी देख रहा हूँ भाई, छापेमारियां होती हैं, अक्सर ये खबर हम देखते भी और दिखा भी देते हैं। आज यहाँ छापा, कल वहाँ छापा, इनकम टैक्स ने मारा, छापा मार के किया क्या, ये पता नहीं चल पाता हमें, यही मुश्किल है। आपके पास आ रहे हैं हम चंद्रा साहब, हरीश चंद्रा जी। कितना पैसा आया, क्या सजा हुई इन ऑफिसर्स को? हाँ नहीं, मैं जरा इस चीज को समझना चाह रहा हूँ कि हम सुनते हैं फलना सराफा के यहाँ छापा मारने के बाद जब अधिकारी लौट जाते हैं तो बताते नहीं कि क्या मिला, क्या हुआ छापेमारी के बाद। देखिए, अभी लालू प्रसाद के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई तो लालू प्रसाद ने यह सवाल उठाए उन्होंने ये सवाल कि भाई क्या किया आपने, छापा मारा तो क्या क्या मिला ये तो बताइए। पेट्रोल पंप पर छापा पड़ा तो बाजाब्ता चिप मिला, घटतौली मिली, बावजूद इसके मालिक आराम से बैठ के अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो कार्रवाई क्या होती है सर, किस तरह से, क्या प्रोसेस है इसमें एक्शन का? कार्रवाई बिल्कुल छापामारी हुई तो छापामारी के बाद कोई जरूरी नहीं कि सारी जनता को बताया जाए कि कितनी धनराशि मिली। कभी कभी ये जरूर है कि जब उसकी गणना होती है तो बताया जाता होगा। छापामारी करने के बाद तो जो कानूनी कार्रवाई है, मेरी समझ में आता है कानूनी कार्रवाई है, उनको इनकम टैक्स के अंतर्गत प्रोसिक्यूट करना, एंटी करप्शन एक्ट के अंतर्गत उनको प्रोसिक्यूट करना, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होती है। और पब्लिक के लिए शायद अगर आप लोग, मैं समझता हूं कि आप लोग प्रयास करेंगे ये जानने की कि आखिर जिसके यहाँ छापा मारा गया है उसके यहाँ वहां से कितनी धनराशि मिली है, क्या धनराशि मिली है, तो मैं समझता हूं कि यह जानकारी अब तो आरटीआई के अंतर्गत भी ये जानकारी हासिल हो सकती है। तो इस तरह की बात नहीं है इनका। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि छापामारी की अपनी अलग अलग महत्ता है, ये हम एकदम ये नहीं कर सकते कि ये फार्स है या गलत है। लेकिन दूसरी बात उसके साथ साथ ये है कि भ्रष्टाचार का, जैसे मैंने कहा था कि स्रोत क्या है, अगर अधिकारियों पर होता है, अगर आप भ्रष्ट अधिकारियों को अगर आप महत्वपूर्ण पदों पर बनेंगे जहां उनको पैसा बनाने के चांस बहुत है और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो भ्रष्टाचार तो हनुमान की पूंछ की तरह से बढ़ता ही जाएगा। तो ये सवाल ये है कि जब सरकार की मंशा जैसे पॉलिटिकल विल है, मैं तो बता रहा हूं कि हमारी हर सरकार में लड़ाई होती रही और भ्रष्टाचार को, अधिकांश भ्रष्टाचार को ही नेता कहते थे, लेकिन मैं कहता था कि नहीं, ये इलीगल है, गैर कानूनी है, जनता के हित में नहीं है, इसलिए मैं नहीं करता था। और आपको ताज्जुब होगा कि मेरे हाँ, तो मैं बता सकता हूं कि आप जानते हैं मेरी 35 साल की नौकरी में तो 2 साल तक मैं लाइन हाजिर रहा हूं और नेताओं ने सस्पेंड भी किया है। तो जब आप ईमानदार अफसरों को, जैसे हरीश चंद्र गुप्ता ने आज बिल्कुल सही कहा था कि एक सरकार की जिम्मेदारी है कि ईमानदार और कर्मठ अधिकारी हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ उनको इस तरह के महत्वपूर्ण और संवेदनशील पदों पर न बैठाया जाए। लेकिन ये सरकारें इसका उल्टा करती हैं, भ्रष्ट अधिकारियों को तो महत्वपूर्ण और इस तरह के पदों पर बनाती हैं कि जहां उनको पैसा बनाने का, धन ठेका पट्टा में पैसा बनाने का ज्यादा चांस होता है और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। जो ईमानदार अफसर हैं वो उनको हाशिए पर कर दिया जाता है। और
सर एक दर्शक है हमारे साथ। इसका बहुत बड़ा कारण है चुनाव में बेतहाशा धन का खर्चा होना। ये असली बात आपने बता दी। देखिए इलेक्शन मैनेजमेंट कैसे होगा, ये असली बात आपने बता दी। ओपी चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कानपुर से दर्शक हैं। ओपी चौहान जी स्वागत है आपका, बोलिए सर। ओपी चौहान जी। केपी गुप्ता एक और दर्शक जुड़ गए हैं, इटावा से हमारे साथ। केपी गुप्ता जी स्वागत है आपका, बोलिए। सर जी मैं बोल रहा था इटावा से जी। छापे की कार्रवाई इस वजह से होती है कि वो अधिकारियों को बताते हैं कि पहले उन्हें पैसा देते थे, अब हमें दो। चलिए देखिए ये आम धारणा है, इसको समझना होगा। केपी गुप्ता जी कह रहे हैं कि भाई ये कहा जाता है कि पहले उधर देते थे अब इधर भी पैसा दो। ये एक आम धारणा है सर। देखिए इस परसेप्शन को हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते। आम आदमी ऐसा क्यों सोचता है, आम आदमी ये क्यों मान के चलता है कि इस तरह की कार्रवाइयों के पीछे मकसद कुछ और होता है, हिडन एजेंडा कुछ और होता है, ऐसा क्यों मान के चलता है आम आदमी? हमें ये भी तो समझना होगा। चलिए एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जारी है छापेमारी की कार्रवाई। घर बनाने का सपना आप भी देखते हैं और मैं भी। कुछ चीजों में आप भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और मैं भी, लेकिन एक चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। प्राइड प्लस FE 500 TMT, क्योंकि ये मेरी ताकत है, तभी तो हमारी हर कंस्ट्रक्शन सीना तान कर खड़ी रहती है। पैनम प्राइड प्लस FE 500 TMT, सुरक्षा आपकी, वादा हमारा। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। खुदी को आजमाया ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध ग्लास पान मसाला। है मजा सेहत भरा गोल्डी हींग का तड़का। गोल्डी की हींग श्रृंखला, जिसके कण कण में जान है। गोल्डी हींग, स्वस्थ रहे मस्त रहे। कब्ज, एसिडिटी, गैस, इन सभी समस्याओं का समाधान है आयुर्वेदिक कायम चूर्ण। रात में एक चम्मच, दिन भर लो माजमा। जब साथ हो एक्वालाइट तो हर रास्ता बन जाता है आसान और हर मंजिल करीब। स्टाइलिश, कंफर्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग एक्वालाइट, मजबूत कदमों का मजबूत साथ। ब्रेक से वापस आ रहा। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई जगह छापेमारी की है, बड़े बड़े अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। हमने छापेमारी पर ही छापा मार दिया है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई छापेमारी से होता क्या है। आपने छापा मारा, छापेमारी के बाद क्या होता है, क्यों हमें पता नहीं चलता, क्यों आम आदमी को, देश को ये पता नहीं चलता कि कौन सा अफसर करप्ट है, उसके यहां से क्या क्या मिला, और जब कुछ करप्शन आपने पकड़ा तो क्या क्या किया उसके खिलाफ। क्यों आम आदमी को ये पता नहीं चलता कि आपने आखिर किसी अधिकारी के यहां छापा क्यों मार दिया, क्यों मार दिया, बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के शख्स सुबह पर छापा मार दिया और खबर आ गई, उसका नाम उछाल दिया गया, समाज में बता दिया गया कि उसके यहां इनकम टैक्स ने छापा मार दिया। ये दोनों बातें समझनी है। छापा मारा, कुछ गलत पकड़ा तो बताते क्यों नहीं, और अगर गलत नहीं पकड़ा तो छापेमारी के पीछे मकसद क्या है। दोनों मकसद हमें समझने होंगे, बेहद जरूरी है। सौरभ दुबे एक दर्शक हमारे साथ हैं फर्रुखाबाद से। सौरभ जी स्वागत है आपका, बोलिए। आसिफ जी। जी आसिफ जी, टीवी की आवाज कम कर लीजिए। सौरभ जी टीवी की आवाज कम कीजिए, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर बोलिए। आसिफ जी। जी भ्रष्टाचार में वो बढ़ावा है कि फर्रुखाबाद ARTO ऑफिस में, जी फर्रुखाबाद ARTO ऑफिस में मेरा लाइसेंस जो है 1996 का बना हुआ है। आज रिकॉर्ड में वहाँ लाइसेंस नहीं है। अच्छा।
इतना भ्रष्टाचार है वहाँ पे। ड्राइविंग लाइसेंस, किस लाइसेंस की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, किस लाइसेंस की बात कर रहे हैं? ड्राइविंग लाइसेंस? जी हाँ। अच्छा, वो रिकॉर्ड में है ही नहीं। रिकॉर्ड में आग लगा दी गई है, रिकॉर्ड वहाँ है ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देखिए 96 से लेकर अब तक के तमाम ARTO के यहाँ छापा नहीं पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देखिए 96 से लेकर अब तक के तमाम ARTO के यहाँ छापा नहीं पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देखिए 96 से लेकर अब तक के तमाम ARTO के यहाँ छापा नहीं पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। छापेमारी के पीछे भी मकसद कुछ होता है, हमें ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ दुबे जी। हरीश चंद्रा जी इस बात को ठीक से समझ पाए होंगे और बता पाएंगे। हरीश जी ये कह रहे हैं कि भाई 96 में DL बना इनका और आज कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ऐसा होता है क्या? ऐसा संभव है क्या? सुन नहीं पाया, फिर से बताइए। सौरभ दुबे एक दर्शक जुड़े फर्रुखाबाद से और उन्होंने कहा कि 96 में इनका ड्राइविंग लाइसेंस बना और आज ARTO दफ्तर में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, इनके ड्राइविंग लाइसेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। ये संभव है क्या? ऐसा होता है? इस देश में कोई असंभव नहीं है, तो हो सकता है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में अब तो देखिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड तो निश्चित रूप से परंपरा है, व्यवस्था है कि ये रिकॉर्ड रखे जाने चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से सरकारी अधिकारी जिम्मेदार हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके फाइलिंग की पूरी व्यवस्था, पूरा लंबा चौड़ा इसके लिए नियम बनाए हुए हैं कि किस तरह से कौन से रिकॉर्ड रखे जाने चाहिए, किन रिकॉर्ड की बीडिंग करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये तो कुव्यवस्था का प्रश्न है। हो सकता है कि कुव्यवस्था के पीछे भ्रष्टाचार भी जुड़ा हुआ हो कि वह दुबे जी जाएंगे, पैसा देंगे अधिकारियों को, तो फिर फाइल निकालेंगे या नहीं बनाएंगे। तो ये सब सारी चीजें भ्रष्ट आचरण के द्योतक हैं। चलिए, बात समझ में आ गई। एक तरफ जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए कि अगर आपके पास रिकॉर्ड रखे जाने चाहिए। जी, दो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमल जायसवाल जी हैं और एक हरीश जी हैं। कमल जी पहले जुड़े थे। कमल जी स्वागत है आपका, बोलिए, फिर आते हैं हरीश जी के पास। जी सर। जी सर, बस्ती से कमल जायसवाल बोल रहा हूँ। बोलिए कमल जी। सर, भ्रष्टाचार की बात करते हैं और सारे प्रदेश में ओवरलोड ट्रकों की बंद कर दी गई है जी, और सबसे पहले गोरखपुर जनपद में ओवरलोड चालू कर दी गई। तो सर, भ्रष्टाचार कहाँ गया? नहीं, वो नारे कहाँ गए? भ्रष्टाचार तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी। हरीश जी एक दर्शक जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। हरीश जी स्वागत है आपका, बोलिए। हाँ जनाब, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, आ रहा है आपका। शुक्रिया सर। और हरीश चंद्र जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत है जी। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि भ्रष्टाचार कब मिटेगा? केवल सस्पेंशन से नहीं मिटेगा। इनको जो भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई हो कि अगला जो है भ्रष्टाचार करते समय कांप जाए। जब तक ये नहीं होगा, देखिए बहुत से, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे IAS अधिकारी हो, ICS हो, चाहे चपरासी है, चाहे क्लर्क है, सबके सब उसी धारा में बह गए हैं। और इसलिए बह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई होती है, तमाम हमारा नियम भी जो है, हमारा जो है वो कानून भी इतना लचीला है कि ये सब के सब छूट जाते हैं। कहीं पैसा दे छूट जाएंगे, कहीं कहीं से छूट जाएंगे, और जो आदमी ईमानदार है वही पिटता है, वही पिटता है, वही पिटता है, वही दबाया जाता है। अब तक ये परिस्थितियां रही हैं। अब कुछ लग रहा है कि मोदी जी के इस शासन काल में कुछ स्थिति ऐसी होगी, योगी जी भी योग से लगे हुए हैं, कुछ ऐसा करेंगे, इतना भारी भरकम डंडा पड़ना चाहिए कि उनकी कमर टूट जाए, फिर भ्रष्टाचार का ये नाम न ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। राम एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। राम जी स्वागत है आपका, बोलिए। राम जी आप सुन पा रहे हैं? संपर्क नहीं हो पा रहा। ताहिरा हसन जी, एक जो जनरल परसेप्शन है, देखिए हम दर्शकों की बात सुन रहे हैं, ज्यादातर लोगों का मानना है, जो फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं,
कि भाई कोई ना कोई हिडन एजेंडा होता है, इन छापेमारियों से होना कुछ नहीं है, हिडन एजेंडा होता है। मतलब ये कि उन अधिकारियों को कुछ इंटीमेट करना होता होगा, मतलब ये उन अधिकारियों से कोई सियासी रंजिश रही होगी, या बाकी कई सारी वजहें हो सकती हैं। क्या क्या खोल के बोले, तो कुछ दिखावे के लिए किया गया होगा, कुछ एक्शन के लिए किया हो गया। किसी की गर्दन पकड़नी है तो उसकी जगह 2-4 लोगों के यहाँ छापा मारा, इसकी गर्दन पकड़ ली, इस तरह की बातें लोग समझ पा रहे हैं। आम लोगों के बीच ये परसेप्शन क्यों है? नहीं असद जी, आम आदमी की बात से भी मोरलेस ये बात निकल रही है। पहले ही आपके दर्शक थे, उन्होंने कहा था बस वो 2019 का एजेंडा, उन्होंने पहले ही कहा था हिडन एजेंडा को 2019 का एजेंडा बताया था। एक्चुअली जो ये सरकार नारा देते हुए आई है, एक बहुत मजबूत सरकार अपने को बताते हुए आई है। पिछली सरकार को बताते हुए कि गुंडा राज था तुम्हारा, भ्रष्टाचार था, और भ्रष्टाचार था हम सब जानते हैं उस सरकार में। तो हम बेहतर सरकार देंगे और एक बेहतर सुशासन देंगे, तो उस सुशासन को देने में असफल रहे हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं ऑफिसर्स को, और ये बात कहना कि नहीं कोई रंजिशी हो गई, ऐसा नहीं। जो ऑफिसर पिछली सरकार में मलाई खा रहा था, क्या सरकारों को पता नहीं कि भ्रष्ट है? उनका तंत्र इतना कमजोर नहीं होता सिद्ध जी, उन्हें पता होता है। लेकिन वही ऑफिसर्स जो है इस सरकार में भी मलाई खा रहे हैं। हरीश चंद्रा जी ने कहा कि भाई चुनाव का खर्च भी तो बहुत ज्यादा है। ये अगर इस सरकार की पॉलिटिकल विल होगी तो हरीश चंद्रा ने शुरू में कहा था, आपको याद होगा, चुनाव का खर्च भी बहुत ज्यादा है तो उगाही होगी, नीचे से ऊपर तक आएगी। 2 दर्शक जुड़े हुए हैं, बात कर लेते हैं। जी श्रेया है कानपुर से और राम जी जाहिर है। तो ये ऑफिसर्स कैसे इस सरकार से उस सरकार पे जा रहे हैं, समझना है। जरूर जरूर। श्रेया, स्वागत है आपका, बोलिए। मैं ताहिरा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ। 96-97 में नवनीत सहगल जी कानपुर में यूपीएससी में थे, और इनके साथ एक मिस्टर सेठी थे। ये लोग जीएम और ऊंचे पदों पे थे, और यूपीएससी में ये लोग क्या करते थे कि जो फैक्ट्रीज घाटे में चलती थी ये उनकी नीलामी करते थे, लेकिन जो कर्जा मालिक के सर पे होता था ये लोग उससे कम में बेच करके जो खरीदने वाला होता था उससे भी सौदा कर लेते थे, और जो मालिक है वो तो उसको तो बिल्कुल ये सड़क पे ला देते थे, और ये सरकार का पूरा मतलब कर्जा भी पूरा नहीं दिखाते थे, और फैक्ट्री मालिक के हाथ से फैक्ट्रियां चली गई। और ये नवनीत सहगल जी और इनके साथ सेठी जी, ये दोनों आईएएस ऑफिसर्स ने मिलकर के यूपीएससी को भंगी बना करके रख दिया, और ये आज की तारीख में यूपीएससी का सबसे ज्यादा पैसा जिसने नुकसान पहुंचाया है वो ये 2 अधिकारी के साथ, एक कानपुर में आरएन त्रिवेदी जी थे, वो भी। ये 3 लोग आईएएस हैं, और तीनों ने ही, आप इनका रिकॉर्ड खंगाल के देखिएगा और यूपीएससी का रिकॉर्ड खंगालिएगा, कितने फैक्ट्री मालिकों को इन लोगों ने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया जी। देखिए, सिर्फ फैक्ट्री मालिक बर्बाद नहीं हुए, हजारों लोगों की नौकरियां गई, रोजगार के अवसर गए, उनके आने वाली पीढ़ियां तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, आने वाली पीढ़ी की नौकरी मिलने की तमाम संभावनाएं खत्म हो गई, रोजगार खत्म हुआ, उत्पादन खत्म हुआ, पूंजी डूबी, कई सारे नुकसान हुए। राम, एक दर्शक जुड़े हुए हैं दिल्ली से। राम जी, स्वागत है आपका, बोलिए। बिल्कुल राम जी, आप सुन पा रहे हैं? संपर्क नहीं हो पा रहा है बार बार। ठीक है, हरीश चंद्रा जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए, ये आरोप लगा रही हैं कानपुर की एक दर्शक, इनके आरोपों में दम होगा, इस तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन मैं बस ये समझना चाह रहा हूं कि जो जनरल परसेप्शन है इन छापेमारियों को लेकर, आम आदमी की जो सोच है इन छापेमारियों को लेकर, वो ऐसी क्यों है? वो क्यों नहीं आम आदमी भरोसा कर पाता है इस तरह की छापेमारियों पर? क्यों आम आदमी को कई किस्म के हिडन एजेंडा नजर आते हैं इन छापेमारियों के पीछे? देखिए, एक बात बताऊं कि जो 15-20 वर्षों से व्यवस्था चल रही है, आदमी का परसेप्शन तो उसी आधार पर बनता है ना। और जैसे मैंने कहा, देखिए, ये बात आप देखना ये बहुत जरूरी है समझने के लिए, भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होता है। भ्रष्टाचार के लिए देश में किस तरह का माहौल है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह के लोग सत्ता में हैं। आप ये बताइए, बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम होगा?
सीधी सीधी बात है कि आम का बबूल का पेट से आम नहीं होगा। उसी तरह से भ्रष्ट अफसरों की आपको मालूम है। देखिए संजीव जी, अगर आपके कोई पास कहता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अज्ञानी है, अनभिज्ञ है कि कौन अफसर की क्या देखिए किस तरह के है, किस तरह की रिपुटेशन है। आम जनता भी जानती है कि कौन अफसर ईमानदार है, कौन भ्रष्ट है, लेकिन इसको पोषण कौन करता है, इसको सपोर्ट कौन करता है, ये सारी चीज राजनीतिक संरक्षण में होता है। मैं अपने जिंदगी का एक उदाहरण दे रहा हूँ। सरकार मुझसे बहुत नाराज हुई। मुख्यमंत्री जी के मंडल में कमिश्नर था, तब गोरखपुर बस्ती मंडल एक ही मंडल होता था। सरकार नाराज हुई, सरकार का जिक्र नहीं बल्कि बता भी देता हूँ, बहन जी पता नहीं किस बात की नाराज हुई, मायावती जी। तो हमको ऐसी जगह भेजा सोनभद्र में जहाँ फैक्ट्री बंद थी। बेचारे गरीब अभी गरीब आदमी या मजदूर आदमी तो बस एक राजनीतिक मोहरा हो गया सत्ता पर कब्जा करने के लिए। मैंने अधिकांश को देखा है, किसी का नाम नहीं लूंगा, कि गरीब आदमी किसान मजदूर से बहुत दूर दूर का लेना नहीं है। वो फैक्ट्री बंद हो गई थी, सीमेंट की 3 फैक्ट्रियां थी। मैंने बड़ी मेहनत करके, वो 3-4 बरस से बंद थी, हमने फैक्ट्री चला दी। अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, योग्यता से चला दी। मजदूरों की मजदूरी मिलने लगी। और आपको ताज्जुब होगा, और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और मेरा 3 महीने में ही तबादला हो गया। और इसके बाद कुछ महीनों के या वर्षों के बाद वो फैक्ट्री बेच दी गई। क्या बात। तो ये देखिए, नेता सुनिए, नेता अफसर मिलकर के जितनी पब्लिक सेक्टर आजादी के बाद जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनेगी लोगों की बेहतरी के लिए, बहुमूल्य के लिए, उनको घुन की तरह से चाट गए हैं और केवल इस देश में दोषारोपण देने का काम चल रहा है। ठीक है। तो मैंने बताया ना कि वो जब आप भ्रष्ट अधिकारी को, दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा, तो भ्रष्टाचार तो पनपेगा ही, पनपेगा, निश्चित पनपेगा। 2 दर्शक हमारे साथ। संजीव हैं, आप छत्तीसगढ़ से हैं, स्वागत है आपका संजीव जी। और त्यागी जी जुड़े हैं बागपत से। संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी स्वागत है, बोलिए। नमस्कार सर। सर नमस्कार। संजीव प्रसाद छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। ये आयकर विभाग का जो छापा है, इसके पूर्व क्या इनके पास में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य होता है जिसके आधार पर ये छापा मारते हैं कि ये या फिर ये अपने मर्जी से कहीं भी छापा मारते हैं? अभी तक जितने छापे हुए हैं इसमें जो विरोधी पक्ष के जितने अधिकारी से जुड़े हुए लोग हैं या फिर विरोधी पक्ष के सत्ताधार, विरोधी पक्ष के जितने बड़े नेता हैं उनके यहाँ ही छापे पड़े हैं। सत्ता पक्ष से जुड़े हुए किसी अधिकारी या उनके कर्मचारी जो अभी जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए उनके पास कहीं कोई नहीं पड़े हैं। और जबकि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे अधिकारियों की भरमार है जो लगातार खाली भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। यहाँ पर अभी समझिए हम आपकी बात संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस तरह की बेईमानी होती है तो भारत का लोकतंत्र बड़ा मजबूत है। जो आज सत्ता में है वही कल विपक्ष में भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। त्यागी जी जुड़े हुए हैं बागपत से। त्यागी जी स्वागत है, बोलिए। हाँ जी सर। हाँ सर बोलिए। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। आज मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो है बागपत तहसील के, बागपत जिले के जो किसान हैं, हमारी जमीन जो है किसान प्राधिकरण में गई है, विकास प्राधिकरण में, इसमें सड़क परिवहन सड़क प्राधिकरण में गई है, कुंडली ईस्टर्न पेरिफेरल वे में। ठीक है। तो हमारा जो वो है जी, हमारा मुआवजा मिलना था, तो कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं। कलेक्ट्रेट ने जो है स्टेट बैंक में भेज दिया चेक, हमारा एक अकाउंट नंबर गलत कर दिया। फिर वहाँ से जो चेक वापस मंगाया, बड़ी दौड़ धूप से चेक वापस, यानी वहाँ से इंफॉर्मेशन आई कि भाई इनका चेक ठीक करो, इनका नंबर ठीक करो, अकाउंट नंबर। अब वहाँ से चेक फिर बड़ी मुश्किल से भाग दौड़ करके फिर स्टेट बैंक में भिजवाया। अब कह रहे हैं कि पैसा ही खत्म हो गया। ये करीब 1 महीने का प्रोसेस चल रहा है लगभग। रोज धक्का खाते हैं, परंतु हमारा ही पैसा, हमारी जमीन चली गई है जी। हम किसान हैं, बहुत छोटे किसान हैं, परंतु वहाँ उसको मिल रहा है जो उनकी सेवा कर देता है, जो सेवा नहीं करता उसका जो है धक्का खाता फिर रहा है। कुछ नहीं है। एडीएम, वो एडीएम बागपत और ये
इसका सड़क प्राधिकरण का जो क्लर्क है, सीनियर क्लर्क, हेलो, हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। सीनियर क्लर्क प्लस ये स्टेट बैंक बागपत, तीनों मिले हुए हैं। जो सेवा कर देता है उसका चेक क्लियर हो जाता है। चलिए, हम आपकी बात समझ गए। त्यागी जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, किसानों की तकलीफों पर आज तक कभी छापा नहीं पड़ा है, उनकी गरीबी भूखमरी पर कभी छापा नहीं पड़ा है, उनके यहाँ सूखा पड़ जाए कभी किसी सरकार का छापा सूखा पर नहीं पड़ता है। अब ये मुश्किल तो है, आपकी जमीन सरकार जब चाहे ले ले, पूरा देश सरकार का ही होता है, आपका पैसा दे, उनकी मर्जी, दे न दे। वैसे मंचों पर यह कहा जाता है कि देखिए हम किसानों को पहले ही पैसे दे देते हैं। बागपत से किसान ने बता दिया कि पैसे लेने में क्या हालत होती है। अब वो जो लोग मंचों पर चढ़ के कहते हैं जमीन लेने से पहले हम पैसे दे देते हैं, उनसे पूछिएगा। राम सूरज चौधरी जी हैं पंजाब से, एक दर्शक हमारे साथ। राम सूरज जी, स्वागत है आपका, बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। सर, जो मतलब भ्रष्टाचार के लिए सब कहते हैं दिखावे में सर जी, मतलब कम करना यार, चैनल से ही सीमित है सर कि बस वैसे ही दिखावे के लिए बस छापे कर रहे हैं सर। चलिए, आपका सवाल आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महबूब आलम एक दर्शक हैं, इनसे बात कर लेते हैं। महबूब जी, स्वागत है, बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार में जब सरकार होती है, मौजूदा सरकार है, इससे पहले समाजवादी की सरकार थी जी, तो छापेमारी होती थी, लेकिन जब सरकार ये हटी समाजवादी, तो उससे जो लोग थे, अब बीजेपी की सरकार उन लोगों पर छापेमारी कर रही है जो कार्रवाई होती है। ठीक, मतलब हम आपकी बात समझ गए कि बदले की कार्रवाई होती रहती है। इनकी सरकार आएगी तो वहां छापे मरवाएंगे, उनकी आएगी तो यहाँ मरवाएंगे। सीबीआई को वैसे कोर्ट ने भी एक बार पोपट कह दिया था, हालांकि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ये उपाधि नहीं दर्ज की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ताहिरा हसन जी, हम तो बस आम आदमी की जो बात है वो दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे थे कि आम आदमी छापेमारियों को लेकर क्या सोचता है। हरीश चंद्रा जी भी बता ही रहे थे कि भाई वो क्यों ऐसा सोचता है आम आदमी। इन्होंने अपना उदाहरण भी दिया कि कैसे इन्होंने 3-3 सीमेंट फैक्ट्रियां चलवाई और कैसे इनका तबादला कर दिया गया और उन फैक्ट्रीज को बेच दिया गया। उस मामले में कोई छापेमारी नहीं की गई होगी। किसानों की तकलीफों पर कभी छापेमारी नहीं होती है। ताहिरा जी, देखिए हम जरा खुल के बात करें इन मसलों पर। क्या ये जरूरी नहीं है कि इस तरह की छापेमारी के बाद पब्लिक डोमेन में ये बात लाई जाए कि फला अधिकारी के यहाँ से आय से अधिक संपत्ति बरामद हुई है, फला अधिकारी सस्पेक्टेड है, फला अधिकारी के संबंध में ये सूचना मिली थी इसलिए हमने छापा मारा, क्योंकि उस अधिकारी की सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन तो होता है छापेमारी के जरिए। लेकिन अगर उसके यहाँ से कुछ मिलता नहीं है। श्री भगवान एक दर्शक हैं दिल्ली से, इनसे बात कर लेते हैं। श्री भगवान जी, स्वागत है आपका, बोलिए। चलिए, फोन कट गया लगता है, क्योंकि छापेमारी के बाद उस अधिकारी की सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन तो होता है। इसलिए क्या ये जरूरी नहीं कि पब्लिक डोमेन में सारी बात रखी जाए, वो लोग जाने समझें। ताहिरा जी, श्री भगवान जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, सुन रहा हूँ सर। बिल्कुल जी। ताहिरा जी, थोड़ी देर के लिए आपको रोकूंगा, एक दर्शक जुड़ गए हैं। श्री भगवान जी, बोलिए। श्री भगवान जी। सर, मैं ये पूछ रहा था, जितने भी IAS अफसर हैं जी या अधिकारीगण हैं, मोस्टली सभी के सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ अटैच होते हैं। अच्छा जी। और उनके मन मुताबिक ही उनकी पोस्टिंग होती है, उनके मन मुताबिक ही सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। अब किसको कहाँ लपेटना है, जब तक बड़ी मछली नहीं फंसेगी। मैं विधानसभा में भी नौकरी कर चुका हूँ, मैंने खूब देखा है अच्छी तरह जी। दिल्ली विधानसभा में मैंने नौकरी की है जी। जब एक नेता एक अधिकारी को अपने साथ रखता है और उसके हिसाब से वो काम करते हैं जी, तो इसमें तो यही हो गया कि दोनों जो मिले हुए हैं